नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्सिबल। हाँ, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, प्रोसेसेस पे एंड किया था। अभी है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं रिवर्सिबल प्रोसेस है वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो होता है। इरिवर्सिबल होता है जो काफी फास्ट प्रोसेस होता है, एकदम फास्ट रफ्तार से हो जाता है। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। DF यानी क्या, ड्राइविंग फोर्स, OF यानी क्या, अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली मोर देन अपोजिंग फोर्स और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। मान इसमें क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज देन अपोजिंग फोर्स। जैसे मान लीजिए कि मेरे को ये चौक उठाना है, ये चौक मैंने उठा लिया, एक यानी विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड उठा सकता हूं, इजंट इट। इसमें क्या होगा, ये फास्ट प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, मेरा हाथ है, मस्कुलर फोर्स है जो इसको ऊपर उठा रहा है। अपोजिंग फोर्स क्या है, चौक का वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है, इजंट इट। तो मेरा ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है अपोजिंग फोर्स से, इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मान लो इसके बदले मेरे को क्या होता है, एक 50 किलो का आप क्या उठा देते, बैग देते उठाने का, या डंबल देते 50, धीरे धीरे ये मैं क्या करता, हर एक स्टेप पे थोड़ा फोर्स लगाता, ये ऊपर आता, इजंट इट। फिर मैं रुकता, जब मैं रुका हुआ हूं तब ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इक्वल है, इसलिए क्या है, इक्विलिब्रियम में बॉडी। फिर मेरी और थोड़ी ताकत बढ़ाऊंगा, थोड़ा ड्राइविंग फोर्स बढ़ाने की कोशिश करूंगा और ये ऊपर आएगा, फिर से क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इक्वल है इसलिए इक्विलिब्रियम में है। फिर से मैं और पूरी ताकत, हाँ, हनुमान को याद करूंगा, मैंने बोला ना मैं रामायण बहुत देख रहा हूँ, हनुमान जी को याद करूंगा और थोड़ा ऊपर आएगा, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बॉडी को ऊपर लेके आऊंगा। तो ये क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स इसमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अपोजिंग फोर्स होता है। मान लो एक मैं आपको गैस के बारे में, इसमें देखिए ये बीच में पिस्टन है, इजंट इट, ये बीच में पिस्टन है, ये गैस है। पिस्टन के अंदर की तरफ कौन प्रेशर लगाया है, गैस, बाहर की तरफ एक्सटर्नल, इजंट इट। तो अगर मैं मान लूं कि एक्सपांशन करना है, यानी P ऑफ गैस क्या होगा, ये ड्राइविंग फोर्स होगा, और P एक्सटर्नल क्या होगा, अपोजिंग फोर्स होगा, इजंट इट। और ये लगभग दोनों सेम होंगे। मुझे पता है कि जो वर्क डन होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है, वर्क डन क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यहां पर दोनों लगभग P एक्सटर्नल और P गैस दोनों क्या है, लगभग सेम है। तो जो ये DW लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस P ऑफ गैस, क्योंकि दोनों एक्सटर्नल और ये दोनों सेम है ना, ये होगा। पर जैसे जैसे गैस धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है, PV इक्वल टू NRT के से क्या हो रहा, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर, नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, एज द वॉल्यूम विल चेंज प्रेशर ऑफ द गैस विल ऑल्सो चेंज। यानी यहां पर दोनों वेरिएबल है, P ऑफ गैस भी वेरिएबल है और DV भी वेरिएबल है। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन इस केस में निकालना है तो दैट विल बी इंटीग्रेशन माइनस P ऑफ गैस इंटू DV, बिकॉज हियर P ऑफ गैस इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ P ऑफ गैस, क्योंकि स्लो प्रोसेस है ना, चेंज होगा ही। ये बात ध्यान में रखिए आप कि वर्क डन यहां क्या होगा, माइनस P ऑफ गैस इंटू DV। दूसरा पॉइंट, अगर मैं यहां पर भी सेम चीज आपको बताऊं कि मान लो कि एक पिस्टन था, यहां पर भी P एक्सटर्नल लगा,
अंदर से P ऑफ गैस लगा, पर अभी क्या है, एक्सपांशन करना है तो P ऑफ गैस मान लो ये 100 एटमॉस्फेयर है और P एक्सटर्नल जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, तो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अगर मैं dW निकालूंगा तो dW क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, क्योंकि यहां पर ड्राइविंग फोर्स इतना ज्यादा है P एक्सटर्नल से, तो एक धपैक करके गैस एक्सपांड हो जाएगा, इजंट इट। तो यहां पर P एक्सटर्नल के जगह में P ऑफ गैस तो नहीं लिख सकता क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो टोटल जब मैं वर्क डन निकालूंगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल। पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ P एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है, वो तो 1 एटमॉस्फेयर ही है, वो चेंज थोड़ी ना हो रहा है, इजंट इट। वहां दोनों इक्वल थे तो P एक्सटर्नल की जगह में P ऑफ गैस लिख सका, यहां पर ऐसे नहीं लिख सकूंगा, तो माइनस P एक्सटर्नल लिखूंगा और dV का जो चेंज होगा वो होगा V फ्रॉम V1 टू V2, तो फाइनली इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा V2 माइनस V1। गॉट माय पॉइंट। तो इरिवर्सिबल का फॉर्मूला ये होता है माइनस P एक्सटर्नल, जो जहां पर P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, V2 माइनस V1, और रिवर्सिबल का माइनस P ऑफ गैस dV होता है। गॉट माय पॉइंट। तो दोनों अलग अलग है, आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं, वहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, यहाँ पर P एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट रहने के कारण सीधा फॉर्मूला हम लोग माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लीजिए। तो कुछ आगे वाले पॉइंट्स हम लोग करते हैं। रिवर्सिबल में इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि PV ग्राफ कैन बी ड्रॉन। अगर PV ग्राफ है तो वो रिवर्सिबल का ही होता है, PV ग्राफ है तो रिवर्सिबल का ही होता है। इरिवर्सिबल का PV ग्राफ नहीं आता है दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, PV ग्राफ नहीं आता है। इरिवर्सिबल का PV ग्राफ कभी भी, अगर ग्राफ दिया हुआ है PV यानी वो रिवर्सिबल प्रोसेस का ही है, अगर ग्राफ दिया गया है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस का ही है। सिस्टम एंड सराउंडिंग are in equilibrium. System and surrounding are in equilibrium. यहां पर क्या आएगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग नॉट इन इक्विलिब्रियम, isn't it? सिस्टम एंड सराउंडिंग नॉट इन इक्विलिब्रियम। और एक ये दोनों के लिए है, एरिया ऑफ PV graph gives magnitude of work done। यहां पर PV ग्राफ ही नहीं है तो आएगा ही नहीं। एरिया ऑफ PV ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करने जैसा है कि रिवर्सिबल में वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपांशन की बात चल रही है तो वर्क डन रिवर्सिबल का क्या होता है, इट इज ग्रेटर देन वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल। और अगर इरिवर्सिबल है तो वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने जैसा पॉइंट है। वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल इज लेस देन वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल। अगर एक्सपांशन की बात चले तो वर्क डन रिवर्सिबल का ज्यादा होता है, पर अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो वर्क डन इरिवर्सिबल का ज्यादा। फॉर एक्सपांशन ऑफ गैस, अगर एक्सपांशन करना है गैस का तो वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा होगा, पर अगर गैस को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वर्क डन इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा। गॉट माय पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यानी याद रखनी है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के केस में। गॉट माय पॉइंट। स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं।
सो हमने लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था, हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी, हमने कुछ सम्स भी किए थे। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है एंथैल्पी। बेसिकली फिर से ये एंथैल्पी क्या होता है, हम एंथैल्पी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, एंथैल्पी चेंज के बारे में ज़्यादा वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द चेंज इन एंथैल्पी, isn't it? What is actually enthalpy? एंथैल्पी मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो वो यानी कोई भी जब रिएक्शन होती है, कंप्लीट रिएक्शन होती है, तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या एनर्जी चेंज होता है उसको एंथैल्पी चेंज बोला जाता है सिंपल टर्म्स में, isn't it? It is denoted by H. इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। ये एक मैथमेटिकल टर्म है। H इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, U प्लस PV। तो एंथैल्पी जो है, जैसे U एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, PV भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, या स्टेट फंक्शन है, तो H भी एक स्टेट फंक्शन है। तो H में हम लोग वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट H, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट डेल्टा H। हमारे लिए जो एंथैल्पी यानी कोई भी जब रिएक्शन होता है तो उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, कितनी हीट रिलीज की है, ये ओवरऑल जो हीट का रिक्वायरमेंट है उसको हम एंथैल्पी से कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? सो एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन विच विल डिटरमाइन द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, isn't it? तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट, ये धीरे धीरे करके आपको फील आएगी जैसे जैसे हम सम्स करेंगे। तो H इक्वल टू U प्लस PV होता है। तो H को हम दूसरे टर्म्स में, जैसे U को हमने लिखा था, क्या लिखा था, स्मॉल चेंज इन U को हमने N, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिखाया था CVM dt, मोलार हीट कैपेसिटी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहां पर लिखते हैं मोलार हीट कैपेसिटी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये CPM dt, आपको तो मोलार हीट कैपेसिटी पता होगा। व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी? मोलार हीट कैपेसिटी CM, इट इज अ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ द गैस to raise the temperature by 1 degree Celsius. Heat required by 1 mole of the gas to raise the temperature by 1 degree Celsius. तो CVM यानी क्या, अभी ये गैस है, गैस में क्या होगा देखिए, जैसे हीट करते तो वो एक्सपांड हो जाएगा, isn't it? तो एक्सपांड हो जाएगा तो एक यानी मोलार हीट कैपेसिटी दो वे में डिफाइन की जाती है। एक होता है CVM, that is heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas when volume is constant. वॉल्यूम को ना एक्सपांड होने देना है ना कॉन्ट्रैक्ट होने देना है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना है। दूसरी चीज है CPM, मोलार हीट कैपेसिटी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो V किस में यूज करते हैं, इंटरनल एनर्जी में, और P किस में यूज करते हैं, एंथैल्पी चेंज में। तो फिर से क्या हो जाएगा कि आइडियल गैस के लिए CPM डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो टोटल अगर हमको ये करना होगा तो इंटीग्रेशन N CPM dt हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, N CPM को कांस्टेंट लेकर dt का इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो N CPM ये क्या होगा, T2 माइनस T1 लिखा जाएगा, T2 माइनस T1। ये टोटल एंथैल्पी चेंज होता है, ये टोटल एंथैल्पी चेंज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंथैल्पी चेंज N CPM T2 माइनस T1 लिखा जाता है, isn't it? तो अभी हम लोग CPM और CVM को कैसे लिखते हैं उसके बारे में दिखते हैं। पहले आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लीजिए। सो नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं CPM CVM कैसे निकालना है। शायद ये जो कलर है थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क लिख देता हूँ। तो सबसे पहले बात चलेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। उसके बाद जो बात चलेगी वो है कि CPM और CVM का उसका क्या रिलेशन है, और फाइनली एक गामा वैल्यू हम लोग निकालेंगे
ठीक है, जो कि होता है रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। ये हमेशा 1 से ज़्यादा होता है क्योंकि सीपी आप देख रहे हो कि आर प्लस सीवीएम होता है, सीवीएम होता है एफ, जहाँ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या है, इट इज द इंडिपेंडेंट वे बाय विच द मॉलिक्यूल कैन मूव। जैसे मान लीजिए कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, एक तरीका है कि मैं एक्स एक्सिस में जाऊँ, इजंट इट। दूसरा तरीका है मैं जेड एक्सिस में जाऊँ, तीसरा तरीका है मैं वाई एक्सिस में जंप करूँ, इजंट इट। मेरे पास 3 ही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इजंट इट। मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस में चल सकता हूँ, इस डायरेक्शन में चल सकता हूँ, मैं क्या हो सकता हूँ, आपके डायरेक्शन में आ सकता हूँ। तीसरा केस क्या है, मैं ऊपर उछल सकता हूँ। तो 3 ही तो जरिए हैं एक पर्सन के लिए। तो मेरे पास मेरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। इट इज अ इंडिपेंडेंट वे, इजंट इट, बाय विच द मॉलिक्यूल कैन मूव। अगर कोई मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स, हाँ, टोटल जो ट्रांसलेशंस हैं वो कौन से डायरेक्शन में होते हैं, वो होते हैं एक्स में, वाई में, जेड में, इजंट इट। क्या मैं तीनों डायरेक्शन में चल सकता हूं? हाँ। तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इंडिपेंडेंट वेज in which a molecule can move. Isn't it? अभी सोचो एक मोनो एटम एक सिंगल एटम है, एक सिंगल एटम है। ये एटम तो आपको पता है कि वो बहुत ही छोटा होता है, isn't it? तो वो कहाँ एक्स में घूम सकता है? हाँ। क्या वो वाई में जा सकता है? हाँ। क्या वो जेड में आ सकता है? हाँ। घूम तो सीधा तो चल सकता है ना। क्या वो रोटेट हो सकेगा? देखिए एटम को रोटेट, एटम क्या है, पॉइंट मास है, तो क्या रोटेट हो सकता है? रोटेट होने के लिए क्या चाहिए? इनर्शिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मॉलिक्यूल्स के लिए, आपने पढ़ा है, इजंट इट। तो यार पॉइंट मास होगा, इतना छोटा सा मास होगा, तो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? नहीं, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इजंट इट। उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो अगर उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो रोटेट करेगा क्या? कोई भी पार्टिकल, मान लो ये रोटेट कब करेगा? व्हेन देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। पर ये जो मोनो एटॉमिक पार्टिकल है वो है इतना सारा छोटा सा, तो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो वो रोटेट तो नहीं हो सकता। तो एक मोनो एटॉमिक पार्टिकल है, वो एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, जेड में मूव कर सकता है, इज इन इंडिपेंडेंट तरीके से। हाँ, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? ओनली 3 ट्रांसलेशन, इजंट इट। तो F3 है तो CPM कितना आ गया? 3R/2। CP कितना होगा? R + 3R/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5R/2। अगर ध्यान से देखोगे गैमा, तो ये क्या होगा? 5R/2, 3R/2, R/2, R/2 कैंसिल हो जाएगा, 5/3, यानी लगभग ये जो वैल्यू आएगी ये 1.66 या 1.67 के आसपास आएगी। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद आते हैं डायटोमिक। डायटोमिक यानी क्या? ऐसे 2 पार्टिकल्स हैं, इजंट इट। अब ये 2 पार्टिकल्स हैं, पॉइंट मासेस हैं, तो ये क्या होंगे? ट्रांसलेशन तो एक्स डायरेक्शन में दोनों जा सकते हैं मिलके, वाई डायरेक्शन में जा सकते हैं और जेड डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं, तो 3 ट्रांसलेशन तो आएंगे ही। सोचो ये इनका रोटेशन कौन से एक्सिस में हो सकता है? देखिए जिसमें ये दोनों पॉइंट मासेस हैं, तो जिस एक्सिस में वो खुद हैं उस एक्सिस में, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस में है, तो इनका जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पार्टिकल्स का वो बहुत कम होगा, तो उस एक्सिस के अलोंग तो रोटेट नहीं कर सकेंगे। पर अगर मान लो इसको ऐसे मैंने पकड़ा, तो इसको एक पार्टिकल को पकड़ा, तो ये क्या हो सकता है? जेड एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जैसे मान लो ये 2 पार्टिकल्स हैं, तो एक को मैंने पकड़ा तो ये वाई एक्सिस के अलोंग तो ऐसे रोटेट कर सकता है, isn't it? जेड एक्सिस के अलोंग भी ऐसे रोटेट, एक को मैंने फिक्स किया तो, isn't it?
समझ में आ रहा है? पर क्या होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, पॉइंट मासेस है, जिस एक्सिस में वो पूरी तरह है ऐसे, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है, ऐसे घूम नहीं सकते क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। ये क्या हो सकते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे, वाई एक्सिस के अलोंग घूम सकते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग घूम सकते हैं। थोड़ा सा फील आ रही है? मैं आपको और एक बार बताता हूं। डायटॉमिक यानी क्या, दो पार्टिकल्स हैं, मान लो ये छोटे दो पार्टिकल्स हैं, इजंट इट? ये इसका एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, मान लो ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करने के लिए, यानी ऐसा, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। गॉट माय पॉइंट? तो जिस एक्सिस के अलोंग वो पूरा एटम बैठा हुआ होता है, उस एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट करना पॉसिबल नहीं है। पर अगर मैं इसको पकड़ूं तो ये वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट हो सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट हो सकता है, पर एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट नहीं हो सकता। तो डायटॉमिक में क्या होता है, समझ में आ रहा है? ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा ऐसा, मान लो ये वाई एक्सिस ऐसी है ना, तो ये ऐसा जाएगा, एक एटम को मैंने पकड़ा, दूसरा एटम ऐसे रोटेट हो सकता है। जेड एक्सिस, एक एटम को पकड़ा, जेड एक्सिस ऐसा है ना, ऐसा रोटेट, यहाँ तो ऐसा रोटेट होगा, यहाँ तो ऐसा रोटेट होगा, पर ऐसा उसी इसमें नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट मासेस है फिर से। तो ये क्या हो जाएगा डायटॉमिक के लिए, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन, तो ये πr/2 हो जाएगा। और ट्रायटॉमिक लीनियर यानी जैसे CO2, तो CO2 में भी क्या होगा, एक C का पार्टिकल रहेगा, O लीनियर यानी एक ही डायरेक्शन में, तो सेम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, जैसे डायटॉमिक का प्रॉब्लम है, एक्स के अलोंग रोटेट नहीं हो सकते, किसी एक एक्सिस के अलोंग नहीं होंगे, तो +1 करूंगा तो ये 7r/2 आ जाएगा ये, और रेशियो इसका कितना होगा 7/5, तो अगर इसको करेंगे तो ये 1.4 आता है। अभी ट्रायटॉमिक के लिए सोचो, ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर यानी एक लाइन में नहीं है, तो ऐसे हैं, तो इसमें क्या होंगे, 3 ट्रांसलेशन होंगे और रोटेशन भी क्या होंगे, तीनों रोटेशंस भी आएंगे। तो ये क्या होगा 6r/2 यानी ये 3r होगा, ये 4r होगा, ये क्या होगा 4/3 यानी 1.33। तो गैमा क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि एटॉमिसिटी के साथ इंक्रीज होते जा रहा है, इजंट इट? तो ये इसमें थोड़ा सा फिजिक्स इन्वॉल्व है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द वे बाय विच द मॉलिक्यूल कैन मूव इंडिपेंडेंटली। तो मोनोएटॉमिक में सिर्फ तीनों ट्रांसलेशन थे, इसमें क्या थे 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन थे, इसमें क्या थे 3 ट्रांसलेशन प्लस 3 रोटेशन। गॉट माय पॉइंट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इजंट इट? रोटेशन उस एक्सिस में नहीं हो सकता जिसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कंटेन्ड हो, इजंट इट? तो वो भी मैंने बताया, एक स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं ये पूरा। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं। पहला है 3 मोल्स ऑफ CO2 गैस, तो N तो कितना है 3 मोल्स है, तो N 3 मोल है, CO2 गैस है। देखिए CO2 गैस का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो CO2 गैस ऐसे होता है, यानी ये कौन सा है, ट्राई एटॉमिक लीनियर। कौन सा है, ट्राई एटॉमिक लीनियर, हैज इनिशियल टेम्परेचर 300 Kelvin, is heated at constant volume and its temperature is raised to 400 Kelvin। तो डेल्टा T कितना होगा 100 Kelvin होगा, isn't it? और डायएटॉमिक लीनियर के लिए CVM डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5 है, तो CVM क्या लिखा जाएगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो वो लिखा जाएगा FR/2 यानी 5R/2 आ जाएगा, isn't it? और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U आपको पता है ये क्या होता है NCVM डेल्टा T। तो N कितने मोल्स हैं 3, CVM कितना है 5/2, तो 5/2 इंटू R, डेल्टा T कितना है 100, तो ये क्या होगा 2 1 2 50, तो ये 15
750 R आंसर आएगा। अभी R, अगर आपको R की वैल्यू क्या है कैलोरी में चाहिए तो वो है 2 कैलोरी, या फिर R आपको जूल में चाहिए तो 8.3 जूल है। तो जिस तरह से भी ऑप्शंस हो, R की वैल्यू आप पुट करके आप क्या कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है वही n मोल्स है, 2 मोल्स है, isn't it? और CH4 है एज गैस, तो CH4 गैस क्या होती है, पॉली एटॉमिक, क्योंकि C और H4 यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी होगी वो कितनी होगी, 6, तो CVM लिखा जाएगा FR/2 यानी 6R/2 यानी 3R, isn't it? 3R लिखा जाएगा। फिर से चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी N CVM डेल्टा T आएगा। या N कितने हैं मेरे, 2 मोल्स हैं, इनटू 3R और डेल्टा T कितना है 100, तो ये कितना होगा 100 300 600 R। फिर से आपके पास अगर कैलोरी में चाहिए तो 1200 कैलोरी, अगर जूल में चाहिए तो 4800 के आसपास कुछ आंसर आएगा। तो ये सम्स हैं जो इस पे बेस्ड हैं, आप लोग कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके कॉपी डाउन कर लीजिए एक बार। जो नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है मेरे दोस्तों वो है रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो आपको पता है कि H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV होता है, ये है एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला, इजंट इट? तो फिर अगर डेल्टा लूँगा मैं, डिफरेंशिएट करूँगा तो ये होगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, इजंट इट? आपको ये याद रखना है। अभी इसमें 3 केसेस होते हैं। पहला केस है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या करना है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस प्रेशर बाहर आ जाएगा तो P डेल्टा V, सिर्फ वॉल्यूम पे बात चलेगी। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम के पे बात चलेगी तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V डेल्टा P लिखा जाएगा। और तीसरा है गैसियस रिएक्शंस के लिए। गैसियस रिएक्शन में देखिए दोनों भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। P भी चेंज हो सकता है, दोनों भी चेंज हो सकते हैं। हमको पता है कि PV इक्वल टू nRT होता है, तो जब दोनों में चेंज होगा तो अगर डेल्टा PV निकालेंगे, R तो देखो कांस्टेंट होता है, गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम देख रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। क्या चेंज होता है गैसियस रिएक्शन में, नंबर ऑफ मोल, तो इसको लिखें डेल्टा nRT। तो ऐसे वाले केसेस में हम लोग लिखते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, where delta n is change in number of moles of a gas। गैस के कितने मोल्स चेंज हुए हैं उसके बारे में उसने डेल्टा nRT में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेल्टा n इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। तो ये तीनों डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा PV, इन तीनों में ये रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। स्क्रीन पॉज करके आप लिखेंगे तो इसके ऊपर हम लोग आगे सम्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक है NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। तो हमको पूछा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट इज डेल्टा H माइनस डेल्टा U। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा H जो है इक्वल टू डेल्टा U
प्लस, क्योंकि रिएक्शन दी है, कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला था, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ये वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो H3 है H2 है, रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा यू क्या होगा, मुझे रिक्वायर्ड क्या है, डेल्टा H माइनस डेल्टा यू, वो हो जाता है डेल्टा nRT। तो मेरा यहाँ धर्म यही है, ठीक है, धर्म क्या है मेरा, डेल्टा एन फाइंड करना। धर्म में रामायण क्या है, पूरा सीरीज मैंने देखा है लॉकडाउन में, तो इसलिए धर्म के नाते मुझे डेल्टा एन फाइंड करना है, और धर्म के नाते डेल्टा एन फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं, तो पहले इक्वेशन NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 3 है, वहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर तो बैलेंस्ड है। तो हमको अगर बैलेंस्ड करना है तो बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर आप ध्यान से देखें हाइड्रोजन वगैरह बैलेंस करना है, तो पहले मान लो जो इधर मैंने 3 किया और इधर 2 किया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 1 2 हैं। तो ये देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 लेने पड़ेंगे, इजंट इट। तो ये 2 और ये 1, तो मेरे को लग रहा है अभी भी इनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं, 2 और 3 5 हैं, यहाँ 4 ही हैं, तो ऐसे बैलेंस नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है ये तो बैलेंसिंग ऐसे नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या यूज़ करके देखते हैं, 2 से तो बैलेंस नहीं हुआ, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 है, तो शायद 12, हाइड्रोजन को 12 लेके देखते हैं, 6 के बाद 4, और यहाँ हाइड्रोजन 12 करने के लिए 6, तो 4 नाइट्रोजन हैं, तो ये भी 4 हो जाएंगे। तो 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 4 और 6 10 और ये 5। तो अभी मेरे को लग रहा है पूरा का पूरा बैलेंस्ड है। आप चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी 10 हैं, यहाँ 4 और 6 और 4 10 हैं, सब कुछ बैलेंस है। तो डेल्टा एन क्या लिखा जाएगा, एन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 4 और 6 10, और रिएक्टेंट्स में 9, तो ये आएगा 1, इजंट इट। तो डेल्टा एच माइनस ये आर और टी तो कैंसिल होते हैं, तो 1 इंटू आर इंटू टी। मान लो अगर मुझे टी भी दिया जाता, आंसर आर टी है, अगर टी भी दिया जाता तो मैं आंसर निकाल सकता। गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह से हम निकालते हैं। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, हीट इवॉल्व इन कंबशन ऑफ CH4। कंबशन ऑफ CH4, यहाँ कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है तो उस कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CH4 प्लस O2, हमेशा ये क्या देगा, CO2 प्लस H2O ही देता है। इसमें हीट इवॉल्व क्या है, 500 कैलोरी है, तो मुझे कैलकुलेट हीट इवॉल्व 27 डिग्री सेल्सियस पूछा है। तो कार्बन देखिए, यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन 4 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कर ले सकता हूँ। अगर यहाँ 2 हो गए तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो CH4 मीथेन, ये भी गैस होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, CO2 गैस है, और वाटर ये गैस है कि लिक्विड है। देखिए हमको कहाँ बोला है, 27 डिग्री सेल्सियस पे बोला है। अगर ये 27 डिग्री पे वाटर क्या होता है, लिक्विड, तो ये लिक्विड लेना है। अगर ये 100 डिग्री पे बोलता या 100 से ज़्यादा बोलता तो हम लोग गैस पकड़ते हैं, या कुछ नहीं बोलेंगे तो हमको रूम टेम्परेचर पे लेके इसको लिक्विड लेना है। तो ये तो रिएक्शन में कैंसिल होगा। बाकी पूरी रिएक्शन अभी भी बैलेंस है, ये 4 है, ये 4 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, 4 है। तो डेल्टा एन जो लिखा जाएगा वो है रिएक्शन एन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये 1 माइनस इसके कितने, 1 और 2 3, तो -2। गॉट माय पॉइंट। अभी ये डेल्टा एन माइनस
2 है। हीट इवॉल्व कितना है 500 कैलोरी, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस इवॉल्व है ना, माइनस 500 कैलोरी हो जाएगा, इजंट इट। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा U कितना है माइनस इवॉल्व है इसलिए माइनस 500 प्लस ये कितना है -2, ये कैलोरी में है, R कैलोरी में कितना होता है 2 कैलोरी, और टेम्परेचर केल्विन में ये 27 डिग्री सेल्सियस है, तो T कितना होगा 273 प्लस 27 यानी 300 कैलोरी ये होगा। तो ये कितना होगा -500, तो 302 ज़ा 600 यानी -1200, इजंट इट। तो -1700 कैलोरी आंसर है। ये डेल्टा H है -1700। माइनस का मतलब क्या है हीट इवॉल्व है, माइनस का मतलब क्या है हीट इवॉल्व है, तो हीट उधर आता है हीट इवॉल्व 1700, हीट एब्जॉर्ब 1700, उधर आंसर -1700 नहीं दिखाएगा, उधर आंसर आएगा 4 ऑप्शन, हीट इवॉल्व 1700, हीट एब्जॉर्ब 1700, तो माइनस क्या होता है हीट इवॉल्व। आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था माइनस साइन का मतलब 1700, हीट इवॉल्व कितना है 1700 कैलोरी होगा। गॉट माय पॉइंट। तो ये बहुत ही 2 अच्छे इंपॉर्टेंट सम्स हैं, आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर और एक सम है जो थर्ड सम में प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज फ्रॉम 1 बार टू 5 बार। बार और एटमॉस्फेयर लगभग क्या होते हैं सेम होते हैं, तो 1 बार टू 5 एटमॉस्फेयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम 5 लीटर। तो चेंज कैलकुलेट डेल्टा H, तो डेल्टा H क्या होता है डेल्टा U प्लस अभी वॉल्यूम कांस्टेंट रेट हो V इंटू डेल्टा P लिखा जाएगा। तो डेल्टा U कितना है यहाँ पर हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड है यानी +10 किलो जूल होगा, इवॉल्व को माइनस आता है अभी अभी हमने देखा है, प्लस वॉल्यूम कितना है 5 लीटर है, इजंट इट। डेल्टा P कितना है 1 से 5 यानी चेंज इन प्रेशर कितना है 4 है, इजंट इट, 4 बार है। गॉट माय पॉइंट। तो ये क्या होगा +10 किलो जूल, और ये लगभग लीटर, ये कितना है 20 लीटर एटमॉस्फेयर टाइप है। तो लीटर एटमॉस्फेयर को यानी इसमें कन्वर्ट करने के लिए जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101 जूल आता है। आपको मैंने पहले भी बताया था 1 लीटर एटमॉस्फेयर, इजंट इट। तो बार और एटमॉस्फेयर लगभग सेम होता है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर यानी 10⁻³ मीटर क्यूब होता है 1 लीटर यानी, और एटमॉस्फेयर को क्या लिख सकता हूँ 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये होता है 100 जूल। तो इसको मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, पर ये तो क्या है जूल में आ गया, उधर किलो जूल है, तो डिवाइड बाय 1000 करूँगा तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट। तो सब कुछ कैंसिल होने से तो फाइनल आंसर आएगा +12 किलो जूल। ये अलग तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर प्रेशर क्या था चेंज हो रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात की गई है। पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस नाम से ही पता चलता है कि वॉल्यूम कंटेनर का कैसे रहेगा कांस्टेंट रहेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी कभी ऐसे बोलेंगे इन अ रिजिड कंटेनर, जब भी रिजिड कंटेनर बोला जाए, रिजिड शब्द का इस्तेमाल हो तो रिजिड कंटेनर, तो उसको भी कैसे मानना है आइसोकोरिक ही मानना है। तो रिजिड कंटेनर क्या होता है आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, dV 0 होता है, वर्क डन 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा। वर्क डन क्या होता है P एक्सटर्नल V2 - V1, तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा 0 होगा। रिजिड कंटेनर यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, रिजिड यानी वो चेंज नहीं होगा। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस
W होता है। यहाँ पर वर्क डन तो 0 है, तो डेल्टा U इक्वल टू Q डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, अगर PV ग्राफ इसका बोला जाए तो PV, देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, खाली प्रेशर चेंज होगा। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, मान लो कुछ 100 वॉल्यूम है, तो हमेशा 100 ही रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? ऐसा वर्टिकल लाइन, ऐसी वर्टिकल लाइन ही आएगी कटिंग वॉल्यूम एक्सेस। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना पूरे प्रोसेस के लिए। उसके बाद आइसो बारिक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसके लिए वर्ड यूज होता है क्लोज्ड कंटेनर। जैसे मान लो कि एक गैस है, पिस्टन लगा हुआ है, तो ये पिस्टन की वजह से कंटेनर तो क्लोज्ड है ना, पर मूव तो कर सकता है, isn't it? तो P एक्सटर्नल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो माइनस P एक्सटर्नल, इसमें फॉर्मूला लग सकता है V2 माइनस V1, तो दोनों फॉर्मूला लग सकते हैं। वर्क डन माइनस P डेल्टा V और माइनस NR डेल्टा T, isn't it? उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होगा। तो डेल्टा U इक्वल टू Q, W की जगह माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V इस तरफ आ गया, तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अगर आप ये देखेंगे तो थोड़ी देर पहले हमने एंथैल्पी के जगह हमने लिखा था डेल्टा H इक्वल टू P डेल्टा V, तो यहाँ डेल्टा H आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ये क्या होगा? डेल्टा H इक्वल टू Q होता है। और एक पॉइंट में अगर आपको बताऊं तो ये PV ग्राफ कैसे होगा? अभी प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट, यानी ऐसा ग्राफ आएगा इसको, isn't it? तो ये होता है P एक्सटर्नल। गॉट माय पॉइंट? यहां पर और एक हम लोग P डेल्टा V को, मैंने आपको पहले ही बताया कि P डेल्टा V को वर्क डन या तो ये होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, या तो क्या होता है N डेल्टा N RT भी यूज कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो वर्क डन का वो भी फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। पर आइसोबारिक प्रोसेस में ये चीजें जरूरी हैं। आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पॉज करके ये पूरा कॉपी कर सकते हैं, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर उसी से रिगार्डिंग दो क्वेश्चंस हैं जो हमको करने हैं। जैसे मान लो 2 मोल्स ऑफ मीथेन इज हीटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो 2 मोल्स ऑफ मीथेन इज हीटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो मीथेन को अगर हीट करेंगे तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2, isn't it? गिव्स CO2 प्लस H2O। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? अगर बैलेंसिंग करना होगा तो ये CO2 कितने हैं? यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 और 1, यहाँ पर 2 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? इस तरफ 4। तो बैलेंस रिएक्शन सबसे पहले लिखना ज़रूरी है, जैसे पहले लिखा है, isn't it? तो यहाँ पर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, पर ये 27 डिग्रीज पे, ये मैंने पहले भी सम किया है, ये लिक्विड है। तो डेल्टा N जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या है? 1 मोल है, isn't it? तो N ऑफ प्रोडक्ट माइनस N ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। तो N ऑफ ये क्या है? 1 है। प्रोडक्ट की जगह कितने हैं? 2 और 1 3 है, isn't it? सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो डेल्टा N कितना होगा? -2। पर ये CH4 का यहाँ मोल कितना है? 1 मोल के लिए डेल्टा N -2 है। पर जब मैं वर्क डन कर रहा हूँ, मैं मीथेन के कितने मोल्स लिया हूँ? यहाँ पर बहुत बच्चों को ध्यान नहीं जाता और एग्जाम में मिस्टेक करके आते हैं। तो ये 1 मोल के लिए है, पर जब 2 मोल के लिए लिखा जाएगा तो डेल्टा N कितना लिखा जाएगा? -4 फॉर 2 मोल्स। तो जब मैं वर्क डन लिखूंगा तो वर्क डन कितना होगा? इट इज डेल्टा N RT। तो ये कितना होगा? -2 की -4 क्योंकि हमने मीथेन 2 मोल लिया है, तो -4 R कितना है? कैलोरी में लिखना है, तो 2। टेम्परेचर कितना है? 27 यानी 300
केल्विन। तो ये कितना होगा -600 -2400 कैलोरी। गॉट माय पॉइंट। ये 1 मोल मीथेन के लिए है। यहां पर अगर हम ध्यान देते हैं 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद HCl, तो Ca प्लस HCl गिव्स क्या लिखा जाएगा, CaCl2 प्लस H2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 है, तो यहां पर भी 2 आ जाएगा, इजंट इट। तो यहां पर भी 2 आ जाएगा। ये सब तो कैल्शियम सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये भी क्या होगा, सॉलिड बनेगा, सिर्फ यही गैस है। तो यहां पर तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के तो 0 हैं और प्रोडक्ट का कितना है, 1 है। तो डेल्टा N, बाकी सब बैलेंस्ड है, तो डेल्टा N लिखा जाएगा 1 - 0, क्योंकि इनके तो होंगे नहीं, तो 1 इसका मोल आएगा, 1 - 0 तो 1 मोल आएगा। पर Ca यहां 1 मोल के लिए डेल्टा N 1 है, पर कैल्शियम के कितने मोल लेने हैं, 3, इजंट इट। तो कैल्शियम के 3 मोल्स लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो वर्क डन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा डेल्टा NRT। तो डेल्टा N कितना लूं, 1 लूं कि 3 लूं? ये 1 मोल कितने के लिए है, Ca यहां 1 मोल ही है ना, 1 मोल के लिए 1 है, पर हमको कितने लेने हैं, 3। तो डेल्टा N कितना होगा, 1 के लिए 1 है तो 3 के लिए 3, तो NRT कितना है, फिर से 300, तो फिर से कितना आएगा, 1800 कैलोरी वर्क डन आएगा। गॉट माय पॉइंट, नहीं समझा? डेल्टा N 1 मोल है, Ca यहां 1 है ना, पर Ca लेने कितने हैं, 3 मोल लेने हैं, तो 1 के लिए 1 तो 3 के लिए 3। अगर मान लो इसमें ही मैं आपको पूछता वर्क डन इन रिजिड कंटेनर, इसमें 2 केस देता, पहला रिजिड कंटेनर, दूसरा क्लोज्ड कंटेनर। तो क्लोज्ड कंटेनर का तो ये आंसर है, पर रिजिड कंटेनर का देता तो आप लोग लिखते सीधा सीधा वर्क डन 0 भैया। रिजिड कंटेनर देखिए ये वर्ड आता है ना, बहुत ही चुपके से डाल देते हैं रिजिड कंटेनर, तो आपको क्या करना होता है, वर्क डन चुपचाप उधर 0 मान लेना होता है। गॉट माय पॉइंट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सम आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं।